स्पोर्ट्स मैगजीन के साथ हाजिर हैं। मैं हूं आपका मेजबान राजा असद अली खान। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं शाहरुख फखर, जबकि मुंसब आला हैं जनाब शाहिद अमीन। हॉकी हमारा कौमी खेल है, ये बात तयशुदा है कि हालात बदतरीज बेहतर हुए हैं। हॉकी में कोई सेटअप भी तब्दील हुआ है और अभी पिछले दिनों ही इंटर डिविजनल हॉकी चैंपियनशिप हुई है, उसका फाइनल फैसलाबाद ने जीता है। ये राइजिंग पंजाब गेम्स के सिलसिले का हिस्सा था। ये टेलीवाइज भी हुआ। इसी तरीके से गुज़िश्ता रमजान में भी एक इवेंट टेलीवाइज हुआ। तो हॉकी को टेलीवाइज बनाने की कोशिश पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड भी कर रहा है और हॉकी फेडरेशन भी शायद इस सिलसिले में कदम उठाए। अभी जो क्वालिफायर हुआ, ओलंपिक क्वालिफायर, उसमें हम क्वालिफाई नहीं कर सके, लेकिन परफॉर्मेंस मेरे कम में तसल्ली बख्श थी। दूसरे इश्यूज भी थे, लेकिन जो असल बात है वो है ग्रास रूट पर और फिर किसी हद तक जो इदारे हैं उनकी खेलों के हवाले से सरपरस्ती। इस सिलसिले में एक अच्छी खबर यह है कि पंजाब पुलिस के साथ हमारे जो बड़े रिनाउंड ओलंपियन है ख्वाजा जुनैद, और हेड कोच भी रह चुके हैं पाकिस्तान का, बड़ा उनका खानवादे ने बड़ी खिदमत की है स्पोर्ट्स के, हॉकी की खासतौर पे। उनकी एकेडमी ने एक MOU साइन किया, उसमें IG पंजाब थे डॉक्टर उस्मान अनवर साहब और ख्वाजा जुनैद साहब ऑन बिहाफ ऑफ द एकेडमी थे। तो ये सुना है कि बताया ये गया है, खबरें ये हैं, ऑथेंटिक खबरें हैं कि टीम बन रही है पुलिस की भी। तो बड़ी अच्छी बात है कि बच्चों को रोजगार मिलेगा और एक रिस्पेक्टेबल के तरीके से मिलेगा। खालिद जुनैद साहब हमारे साथ ऑनलाइन है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई साहब, ठीक है आप? जी अल्लाह का शुक्र है। एक तो ये बताइए कि बड़ी अच्छी बात है कस्टम ने दाग बेल डाली है, तो पंजाब पुलिस के हवाले से जो जो स्पोर्ट्स के खासतौर पे हॉकी की पैटर्नेज का एक सिलसिला शुरू हुआ है, और आपकी जो अकेडमी है ख्वाजा जुनैद अकेडमी, उसने एक MOU साइन किया, यू आर द सिग्नेटरी। बताइए इसकी तफसीलात क्या है जनाब? साहब इसमें है कि अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को, आपको पता है कि जब डिपार्टमेंटल जॉब्स मिलती हैं तो उनमें एक शौक बढ़ता है। तो हमारा जो मौकफ है वो हमारी 25 तक हमारी एकेडमी का जो एक मंशूर है उसमें ये है कि हमने मैक्सिमम बच्चों को ग्रास रूट पे लाना है और उसके अलावा जो जॉब्स हैं वो बच्चों के लिए मेक श्योर करनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह IG साहब, उस्मान अनवर साहब है, मैं समझता हूँ ही इज वेरी डेडिकेटेड पर्सनालिटी, और उनसे हमारी जब डिस्कशन हुई तो उन्होंने विद इन नो टाइम उन्होंने जी आप फौरी तौर पर हमारी टीम को बहाल करें और इन बच्चों की तरबियत करें कि पुलिस का भी जो शेयर है वो हमारी नेशनल स्पोर्ट्स के अंदर हो। ये बताइए कि एक जमाने में पुलिस की जाहिर है कि बहुत बड़े बड़े से मुनीदा साहब पुलिस में थे, ख्वाजा ज़कात साहब पुलिस में थे, बड़े ऊंचे ओहदों पर पहुंचे। जो सिलसिला आपने किया है, ये जो जॉब्स मिलेंगी, इसमें जाहिर है कि जॉब्स देना एक बहुत बड़ी बात है। इसके साथ फिर जब इवेंट्स होते हैं, प्लेयर्स को ट्रैवल, उनकी सारी चीजें इन्वॉल्व इसमें होती है, वो इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। तो आप समझते हैं कि ये जो सारी इसके एस्पेक्ट हैं, ये यू हैव एंटर्ड एनी MOU और एनी एडवाइजरी पोजीशन, ताकि ये जो पुलिस की जो हॉकी टीम है ये मुस्तकिल बुनियादों पर कायम और दायम रहे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया राइट साहब। देखिए जो प्लेयर जी, मैं समझता हूँ कि आपकी कंसिस्टेंसी और आपकी जो जॉब्स ये सबसे इम्पोर्टेंट होती है, और इसमें अल्लाह की रहमत से पुलिस एक रेनाउंड डिपार्टमेंट है और इसकी माजी में आपने जो बड़े नाम लिए इनकी बड़ी खिदमत है। तो मैं समझता हूँ कि उन लोगों की जो पुरानी शख्सियात थी उनको देखते हुए ये पुलिस की टीम ग्रो करेगी और ये कॉन्टिन्यूस बेसिस पे चलेगी। अल्लाह की रहमत से एक बहुत मैं समझता हूँ कि पॉजिटिव स्टेप है IG साहब का और उनकी पूरी टीम का। और आप देखिएगा कि आने वाले 1-2 सालों में पुलिस की टीम परफॉर्म भी करेगी। आप देखें जब परफॉर्मेंस आ जाती है तो मैं समझता हूँ कि हर ऑफिसर और हर एम्प्लॉय जो होता है उस डिपार्टमेंट का उस टीम के साथ अटैच हो जाता है। तो ये हमारा मौका है और इंशाल्लाह इन्हीं बुनियादों पर हम काम करेंगे। पंजाब बड़ा मर्दमखेज इलाका है और यहाँ पर बड़े प्लेयर्स निकले हैं, नमूदार होते रहते हैं हर खेल में भी। ये बताएं कि ये जब एक बनती है एक इदारे की टीम तो वो पूरे पाकिस्तान की होती है। अब पंजाब पुलिस ने तो बहुत बड़ा हिस्टोरिकल इनिशिएटिव ले लिया है। जब पुलिस की टीम बनेगी, अगर फर्ज करें नेशनल चैंपियनशिप होती है, तो दे अपने नेशनल लेवल की टीम बनाएंगे या समझे कि सिर्फ ये पंजाब पुलिस की ही को रिप्रेजेंट करेंगे? नहीं, डेफिनेटली बड़ा अच्छा अगेन आपने सवाल किया। लेकिन अभी हम पंजाब पुलिस की टीम बन रही है। इसके अलावा जब आप किसी टूर्नामेंट में जाते हैं तो पुलिस तो एक नेशनल आपकी मदद डिपार्टमेंट है, तो उसमें तमाम मुल्क से
जो वेटरन टैलेंट होगा वो उस टीम में शामिल किया जाएगा और उसमें पाकिस्तान पुलिस की टीम पार्टिसिपेट करेगी जो नेशनल चैंपियनशिप होती है। ठीक। तो पंजाब जैसा आपने कहा कि एक बड़ा जरखेज और 11 करोड़ की बात हुई सुबह, तो उसकी मेजॉरिटी रहती है हमेशा। अच्छा, आप मैंने उस दिन आई वॉज ओवर द माइक्रोफोन व्हेन यू वर इनवाइटेड एज चीफ गेस्ट ड्यूरिंग अ मैच फॉर द इंटर डिविजनल हॉकी चैंपियनशिप दैट वाज प्लेड एट नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर। बताइए कि ये जो इवेंट था, आप समझते हैं कि ये पूरे 9 डिवीजन की टीमें थी और लीग बेस पर था, ये एक कदम है टुवर्ड्स रिवाइवल ऑफ पाकिस्तान हॉकी? नहीं, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के जो इनिशिएटिव हैं उनको बिल्कुल सराहना चाहिए और वो बड़ा पॉजिटिव स्टेप्स ले रहे हैं टुवर्ड्स द नेशनल गेम हॉकी के लिए। उन्होंने मैं समझता हूँ जो वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड और वेरी वेल मैं समझता हूँ कि उसकी जो हैंडलिंग थी, बहुत अच्छा इवेंट हुआ है, बड़े अच्छे मैचेस हुए हैं, बड़ा अच्छा टैलेंट देखने को मिला है और इसके लिए वो वाली बात का मुस्तहिक है। और इसमें जो अच्छी चीज है पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड में कंसिस्टेंसी है। अभी आप देखेंगे वहां पर जो हमारे मशीर हैं वो वाबिया साहब भी आ गए हैं, जो डीपी है वो आसिफ तुफैल साहब हैं। मैं समझता हूँ उनकी जो उनकी एक जाती तौर पर मैं समझता हूँ लगन है स्पोर्ट्स के लिए, ये डेफिनेटली पूरे ओवरऑल स्पोर्ट्स के लिए एक अच्छी खुशाइन चीज है। अच्छा, एक और चीज है I was the master of the ceremony during the final of the inter-divisional hockey championship in connection with Rising Punjab Games. उसमें जो इनामी रकम थी वो 15 और 25 लाख रुपए की थी और उसको तो मौके पर ही उसमें गरा कर इजाफा कर दिया वहाब रियाज साहब ने। तो मनी मेक्स दी मेयर को बड़ी अच्छी बात है कि ज्यादा से ज्यादा प्राइजेस दिए जा रहे हैं। और रमजान कप हुआ था, आपको याद होगा, उसमें भी इस तरह लाखों रुपए थे, मिलियंस ऑफ रुपीज थे। तो ये आप समझते हैं कि ये हराशेरी जो है इससे इंसाइटमेंट मिलेगी यंगस्टर को कि वो आके हॉकी खेलें? तो देखिए स्पोर्ट्समैन का ही एडवांटेज है, वहां पे आपके गेम खेल रहे हैं, वहां पर सवाए पैसे की बात कोई नहीं होती, वहां पे हर जगह जो है पैसा ही पैसा क्रिकेट में। तो डेफिनेटली जब आप जितना गोल डालते हैं उतना ही मीठा होता है। तो ये जो हमारे प्लेयर है हॉकी के, आप यकीन करें कि इनके माथे चुभने चाहिए ना, जॉब्स है ना, अब हॉकी 10,000 की होगी, जूता 30,000 का हो गया, बाप की सैलरी जो है वो 30,000 है, तो वो पहले बच्चों को क्या खिलाएगा? विदाउट द सपोर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट हॉकी सर्वाइव नहीं कर सकती। तो मैं समझता हूँ कि पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया, एक तो बच्चों को माली मामलों की, दूसरा बच्चों को लाहौर में ला के दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में खिलाया, तीसरा जो यंग टैलेंट है उसको मौका दिया और जो एक मैं समझता हूँ वो टैलेंट जो पूरी दुनिया में रिकॉग्नाइज है उन साथ उनको मर्ज करके खिलाया कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी कि आप आए जो भी खेलना चाहता है खेले, तो हर डिवीजन की तरफ से टॉप प्लेयर्स खेले। जो मैंने पहले आपको इस पे आप शायद मजीद बेहतर बात कर सके, इसको टेलीविजन गेम बनाना चाहिए, इसकी रेडियो कमेंट्री बहाल होनी चाहिए बड़े इवेंट्स की, जैसे अभी ये टेलीवाइज हुआ है। और मुझे उम्मीद है कि आगे जाके जो बड़ी इवेंट हमारे नेशनल हॉकी चैंपियनशिप है, जब हमारी टीम बाहर जाती है तो इसको रेडियो ब्रॉडकास्ट के जरिए भी होना चाहिए, ताकि जो मीडिया का रोल है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए हमारी एक्सपर्टी जो है जो हमने दुनिया में अपनी लाइफ में हासिल किया, तो ये है कि जैसे अभी इन्होंने इवेंट कराया ना, अगर इसी इवेंट को ये चंद वो लोग जो सब समझते हैं उनके साथ बैठ के लीग में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगले साल 6 महीने के बाद में इसी इवेंट को इनको लीग में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये परेशान हो जाएंगे कि हम पूरी दुनिया से प्लेयर ले आएंगे, हर टीम में 3-3 गोरे भी खेलेंगे, पाकिस्तान के प्लेयर भी खेलेंगे और एक लो कॉस्ट लीग, एक पायलट प्रोजेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। ख्वाजा साहब, अगर आप जैसे लोग इसमें आवाज बुलंद करेंगे, अपनी विल का और स्किल का मुजाहरा करेंगे, तो मैं नहीं समझता कि वो दिन दूर है जब हम ये लीग भी करवा लेंगे, प्रो लीग भी करा लेंगे। अच्छा, आखिर में ये जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही है, मैं जाती तौर पर तो मैंने मैचेस देखे हैं, हाईलाइट्स भी देखी हैं। ये जो ओलंपिक क्वालिफायर था उसमें ओमान में, मैं मायूस नहीं हूं अगर से हम नहीं क्वालिफाई कर सके, लेकिन टीम बुरा नहीं खेली। नहीं जी, एग्री, मैं फुली एग्री करता हूँ। टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और मैं समझता हूँ पाकिस्तान की बेस्ट टीम बन के गई थी। एक बहुत अच्छा यूथ एंड प्लेयर का ग्रुप था। उन्होंने दे मर्ज वेल एंड उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अनलकी रहे, न्यूजीलैंड को 2-1 से जीत रहे थे लास्ट 6 मिनट तक, ठीक है। और आपको पता है जब टीम तो जीत रही होती है उसमें प्रेशर ज्यादा होता है, उसमें अपनी जीत को बरकरार रखना होता है। और जो आउट हो रही होती है ओलंपिक से, ये तो बड़ा मैच था, तो उसने फिर पूरी एफर्ट की और वो लकी रहे कि वो 9 स्टेजेस पे 2 गोल कर गए।
तो ये हमारे प्लेयर्स अच्छा खेले, बट दे वर अनलकी। स्काई इज द लिमिट, मेरे ख्याल में आगे बड़ा वक्त आएगा। इसी तरीके से खेलते रहे। जो अच्छी बात हो रही है ख्वाजा जुनैद साहब, वो ये है कि हमारी टीम जो अब बाहर जा रही है, जूनियर भी और सीनियर भी मुकाबलों में हिस्सा ले रही है। जो एक सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन है, जो एक अरेंजमेंट ऑफ पार्टिसिपेशन है, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। हम तो पहले यहाँ तक भी हो गया था कि माली वसाइल ऐसे नहीं थे कि हमारी टीम बड़े बड़े अचीवमेंट से जाने से महरूम रहती थी। तो ये सब कुछ बड़ा अच्छा। आई होप कि आप जैसे लोग, शहनाज शेख जैसी जो शख्सियात हैं, वो कंट्रीब्यूट करेंगे और दूसरे ओलंपियन हैं, और फिर हमारी जो हॉकी है वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगी। जनाब ख्वाजा जुनैद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच राज साहब, थैंक यू वेरी मच। ये थे ओलंपियन ख्वाजा जुनैद साहब। कराम, आप रेडियो कमेंट्री सुनते रहे हैं, और आप में से वो लोग जो जरा कमेंट्री की के इब्तदाई दौर से वाकिफ हैं, उन लोगों ने जिन्होंने कमेंट्री में खूब नाम कमाया और मकबूलियत के बड़े ऊंचे मैयार हासिल किए, उनमें एक नुमाया नाम हमीद अख्तर साहब का है। हमीद अख्तर साहब बाकमाल ब्रॉडकास्टर रहे हैं और अब भी हैं। ये न्यूज कास्टिंग, क्रिकेट कमेंट्री, वॉइस ओवर्स, इसमें इनकी आवाज बड़ी मौजूद समझी जाती थी, और एक अच्छे तक इन्होंने टेलीविजन और रेडियो पाकिस्तान पर, कहना होगा, अपने शोबे में राज किया। अमेरिका जा बसे हैं और आजकल ये पाकिस्तान आए हुए हैं, तो हम इनकी जानी पहचानी आवाज आपको सुनाते हैं, इनसे बातें करते हैं, और कुछ ये भी पूछेंगे कि अब ये जो इस वक्त उर्दू कमेंट्री का मेयार है, ये कैसा है, पहले कैसा था, और जाहिर है पहले काफी बड़े लोग थे, वो भी इनसे पूछते हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम राजा साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। ये बताइए कि क्या अमेरिका में आप अभी ब्रॉडकास्टिंग से मुंसलिक हैं या आप इसको छोड़ चुके हैं? ब्रॉडकास्टिंग से तो वाबस्ता नहीं हूँ, क्योंकि वहां पर तो मैं और कुछ काम कर रहा हूँ, लेकिन जाहिर है ये चीज अपने खून में है और चल रहा है अभी तक ये सिलसिला। तो आप तो इस लड़ी को लेके आगे चल रहे हैं ब्रॉडकास्टिंग की। काफी अरसे से हमारे साथ बैठते थे, कमेंट्री करते थे, और अब तक माशाल्लाह अब मैं सुनता हूँ आपको, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है। लेकिन मैं काफी अर्सा पहले जब मैं यहाँ से गया था 2003 में, तो उसके बाद मैं आखिरी जो मेरा टूर था इंग्लैंड का, तो मैं वहीं से चला गया था अमेरिका, बच्चे मेरे वहीं थे, तो उसके बाद फिर इससे नाता टूट गया मेरा। आवाज जो है उसमें तो बड़े अरसे बाद जाके अगर कुछ कहें तो कुछ खराबी पैदा होती है, लेकिन आपकी आवाज वैसी ही है। कभी आप सोचते हैं कि दोबारा फिर लौट आए? अब कमेंट्री, बल्कि मेरे मुताबिक कमेंट्री का स्कोप कुछ बढ़ गया है, कुछ वाइड हो गया, कुछ मुख्तलिफ हो गया है, लेकिन कमेंट्री जाहिर है कमेंट्री है, इसमें बुनियादी चीज जो है वो आपकी आवाज की क्वालिटी और आपकी फ्लो है और खेल का नॉलेज है, वो आप पे मौजूद है। कभी आपने सोचा कि मैं दोबारा आके फिर दोबारा शुरू कर दूं कमेंट्री? देखिए असद, आप भी कमेंट्री करते हैं, जाहिर है ये मेरा पैशन था, एक कमेंट्री ब्रॉडकास्टिंग जो जिंदगी भर मैंने किया है। जाहिर है अब भी जब मौका मिले तो मुझे मतलब ख्वाहिश तो जरूर होगी, लेकिन ऐसे ही मतलब चूंकि मैं आउट ऑफ टच हूँ क्रिकेट से, बहुत अरसा हो गया। मैं देखता हूँ कभी कभी कुछ मैचेस, लेकिन जब आप बैठते हैं माइक्रोफोन के सामने और जिस सब्जेक्ट के ऊपर आप बोल रहे हैं उसके बारे में आपको पूरी मालूमात होनी चाहिए। तो जाहिर है मैं अगर कमेंट्री करना चाहूँ तो मुझे तो इसके साथ इंटरेस्ट रहना पड़ेगा, दुनिया में क्या हो रहा है, कहाँ का क्रिकेट मैचेस हो रहे हैं, क्या मतलब जैसे आजकल तो क्रिकेट बहुत हो गई, हमारे जमाने में होता था जैसे साल में 3-4 सीरीज होती थी टेस्ट मैचेस की या वनडे सीरीज। अब तो हर रोज कोई ना कोई इवेंट चल रहा होता है, तो आपको उसके साथ इंटरेस्ट रहना पड़ता है, उसके लिए ज़ाहिर है काफी टाइम चाहिए। तो मेरे पास अब वहां पर टाइम नहीं है, तो मैं ऐसे ही अपने शोबे के साथ बदनीयत ही नहीं करना चाहता हूँ, लिहाजा मैं अब सुनता हूँ बस शौक से कभी कभी, लेकिन ये नहीं कि मैं, लेकिन ख्वाहिश जैसे आपने कहा है अब भी मेरी ब्रॉडकास्टिंग की कोई चीज, मैं अभी बहुत सारे मैंने किए यहाँ पर चीजें, लेकिन क्रिकेट कमेंट्री करना जो है उसके लिए आपको भरपूर नॉलेज चाहिए, माजी की, हाल की और आगे क्या होने वाला है, उसके लिए काफी टाइम चाहिए। ये बताइए कि ये बहुत लोग जानना चाहेंगे कि आपके इंटरव्यू बड़े कम छपते हैं, आप बड़े कम इंटरव्यू देते हैं, ये आप कहाँ पैदा हुए, फिर क्रिकेट से लगाओ, फिर कमेंट्री में या ब्रॉडकास्टिंग में कैसे आए, ये जरा इख्तिसार से बताइए। मेरी पैदाइश तो मरी में हुई है, उसके बाद फिर मैं रावलपिंडी आ गया था, तो अमेरिका जाने से पहले जो आखिरी मेरा टाइम था वो इस्लामाबाद में गुजरा है। तो ब्रॉडकास्टिंग मैंने जब शुरू की तो
रावलपिंडी स्टेशन, मैं एक्चुअली अखबार में काम करता था नवाए वक्त में, तो वहां से कहानी लंबी हो जाएगी, मुझे किसी ने रेकमेंड किया कि रेडियो में शाम का एक बुलेटिन होता है लोकल न्यूज का, तो उसके लिए, क्योंकि अखबार में मैं ट्रांसलेशन करता था न्यूज की, तो उसके लिए जरूरत है तो आप वो करें, तो मैं उसके लिए चला गया। तो वहीं एक दिन एक साहब जो थे वो खबरें पढ़नी थी, उन्होंने वो नहीं पहुंच सके, तो मुझे उन्होंने कहा जी मजबूरी है आप पढ़ दे, तो मैंने पढ़ी, तो पता नहीं कैसी पढ़ी उन्होंने, तो उन्होंने कहा जी भाई आप कोशिश करें, आइंदा भी आप इसके लिए आप कर सकते हैं। तो वहीं से शौक पैदा हुआ। फिर जाहिर है ये 70s, मिड 70s की, अर्ली 70s की बात है, तो वहीं से फिर चल पड़ा है सिलसिला। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर मजीद जैसे खबरों में फिर आ गया, मैं रेडियो की न्यूज में, फिर टीवी में मैंने अर्ली टाइम में खबरें पढ़ी हैं, फिर करंट अफेयर्स में आ गया, मतलब एक कहानी है बहुत लंबी। तो इस तरह मेरा ये सिलसिला शुरू हुआ, अखबार से ब्रॉडकास्टिंग। अच्छा ये बताइए कि आपने कमेंट्री की, तो आप बताना चाहेंगे कि आपका वो पहला जो आपका सेशन था, जो आपने पहली कमेंट्री की, वो किसके साथ की और कौन लोग थे और किसने आपको मौका दिया, ऑडिशन कैसे हुआ? ये ऐसे कि एक दिन रेडियो में बैठे हुए तो सलीम गिलानी साहब जो डायरेक्टर जनरल थे रेडियो के, वो बड़ा मुझे चाहते थे, ब्रॉडकास्टिंग को मेरी पसंद भी करते थे। जी। बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि तुम क्रिकेट भी खेलते हो, जी। ब्रॉडकास्टर भी अच्छे हो, आवाज भी अच्छी है, तो व्हाई डोंट यू डू कमेंट्री। उस जमाने में बड़े बड़े नाम थे कमेंट्री में, ये मुनीर हुसैन साहब थे, मोहम्मद इदरीस मरहूम साहब थे, और हसन जलील थे, उर्दू में मतलब ये लोग थे, इंग्लिश में भी बहुत बड़े लोग थे। तो मैं गुमान में भी नहीं था। ये बताइए कि उस वक्त ये खास पिंडी में मैच था, बड़ा तारीखी 3-डे मैच था, जिसमें गालिबन सचिन तेंदुलकर इंडिया की तरफ से टीम में आए थे, 16-17 साल एज थी उस वक्त उनकी। वो मैच था पिंडी में गालिबन, तो उसकी फर्स्ट टाइम मैंने कमेंट्री की। अब कैसी थी मुझे नहीं याद है। फिर उसके बाद एक साहिवाल में मैच था, 3-डे मैच, तो मुझे उन्होंने उसमें भेज दिया। तो उसमें उन्होंने मेरी कमेंट्री जब सुनी तो मुझे बुलाया ऑफिस में, कहा तुमने बहुत अच्छी कमेंट्री की है, और इस मैच में तो एक इंडिया का एक टूर आ रहा है 1987 में। अच्छा, तो ये उस वक्त की बात है, तो क्यों ना तुम्हें उस टूर में भेज दें। ये चलिए चंबे की बात थी कि अभी 2-3 मैचों में मैंने कमेंट्री किया, और इतने बड़े इंडिया के टूर के लिए आप कह रहे नहीं तुम कर सकते हो, आई नो, मैंने सुनी है तुम्हारी पता है, ठीक है। उन्होंने उस इंडिया के टूर जिसमें मैं था, हसन जलील थे, चिश्ती मुजाहिद थे रेडियो के लिए, हाँ रेडियो में हमारे साथ उमर कुरैशी भी थे। तो ये एक तारीखी दौरा था जो पहला मेरा बैन अल-अक़वामी था। फिर वहां से सिलसिला शुरू हुआ, तो फिर उसके बाद शारजा हर साल, फिर साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, बांग्लादेश, फिर मतलब बेशुमार जहाँ ना क्रिकेट होती है, सिवाय वेस्ट इंडीज के, फिर हर जगह क्रिकेट की। अच्छा, मैंने जब कमेंट्री शुरू की तो फिर जो टेलीविजन पे पहले 1-2 मैचेस थे उनमें आप मेरे साथ साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट फैसलाबाद में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक तो आपकी कंपनी शहजाद हुमायूं साहब भी साथ थे। मैंने जब कमेंट्री शुरू की तो स्टैंडर्ड बहुत ऊंचे थे, क्योंकि कुरैशी साहब कर रहे थे कमेंट्री, मैंने उस सब भी कमेंट्री की, आप सब लोग थे। तो आपको कुछ चैलेंज महसूस हुआ उस वक्त? आप आए? मेरा चूंकि उसका तजुर्बा था ब्रॉडकास्टिंग का, तो वो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सिर्फ ये था कि ज़ाहिर लाइव क्रिकेट कमेंट्री करना और उसमें बिल्कुल अप टू डेट रहना, और क्या हो रहा है लिखा हुआ एक लफ्ज आपके सामने नहीं होता, लेकिन आप एक पूरी पिक्चर, रेडियो में जरा मुश्किल होती है कमेंट्री, टीवी में तो लोग देख रहे हैं क्रिकेट जो कुछ हो रहा है एक्टिविटी, लेकिन रेडियो में तो लोग देख नहीं रहे, तो आपको पूरी एक पिक्चर उसकी बनानी पड़ती है। तो वो खैर मेरा तजुर्बा था ब्रॉडकास्टिंग का, लेकिन आज तक। लेकिन उस टूर में उमर कुरैशी साहब का मैं आपको वाकया बताऊं कि ये 1987 में ईडन गार्डन में मैच था, 1-डे मैच, जिसमें आपको याद होगा सलीम मलिक ने 76 थे और जितादेश जी, तो उसमें मैं, उमर कुरैशी और हसन जलील थे। तो ज़ाहिर है आपको पता है 5-5 ओवर का चंक करते हैं हम लोग। तो मैं 41st ओवर था, तो वो मैंने 46 ओवर तक करना था। उसके बाद उमर कुरैशी साहब ने उस मैच की क्लोजिंग करनी थी। अच्छा जी। तो मैंने जब
45वें ओवर में पहुंचा तो मैंने, मेरे साथ बैठे हुए थे उमर कुरैशी, मैं उनको मोहब्बत से चचा कहा करता था, मैंने कान में कहना, चचा नेक्स्ट आपका ओवर है। तो उन्होंने खैर कुछ नहीं जवाब दिया। मैंने ओवर खत्म किया तो देखा उनकी तरफ, तो उन्होंने मेरे पीछे हाथ रखा कमर पे, तो मुझे कहते हैं कैरी ऑन कैरी ऑन। अच्छा, तो मैं ओवर भी किया, उसके बाद फिर मैंने उनकी तरफ देखा। वो उस वक्त मैच इस पीक पे पहुंच चुका था कि पूरा क्राउड जो था वो अपनी सीटों पे खड़ा था, क्योंकि सलीम मलिक ने पूरी मैच का नक्शा ही बदल दिया था। इंडिया जीत रहा था और फिर पाकिस्तान वो मैच जीत गया। तो एक माहौल ऐसा बना हुआ था कि आई मीन पूरा क्राउड उस वक्त। जी, एक कुरैशी साहब का बड़ापन है, क्योंकि हर शख्स अपने ओवर करना चाहता है, फिर जब ऐसी सूरत हाल हो तो फिर आप जानते हैं कि वो कमेंट भी अपने लिए एक इज़हार समझते हैं। बिल्कुल। तो मैंने उनको 47 किया ओवर, 48 ओवर किया, तो मैंने उनकी तरफ देखा तो कह रहे नो कैरी ऑन कैरी ऑन कैरी ऑन। तो मेरे पीछे हाथ रखा उन्होंने कमर पे और पीछे थपथपाते रहे, नो कैरी ऑन वेरी गुड वेरी। हम लोग खड़े हो गए क्योंकि सामने जो लोग हमारे बैठे हुए थे वो भी खड़े हो गए, तो नजर कुछ नहीं आ रहा था, तो हम भी अपनी सीटों पे खड़े हो गए। तो वो उस जमाने में लिप माइक्रोफोन होता था, आपको याद है? अब भी लिप है। हाँ जी। अब भी है। तो वो मेरे लिए एक इतना जबरदस्त तजुर्बा था। खैर मैच वाइंड अप किया, खत्म हुआ, तो मैंने कहा, मैंने कहा चचा ये आपने क्या किया? आपने आखिरी वो 5 ओवर मुझे दे दिए, मैं तो नया हूँ। नहीं, ये जिंदगी में तुम्हें काम आएगा ये तजुर्बा, ये तुम्हें मैंने आज जो चांस दिया है। तो ये बड़े लोग थे, मैं बताऊँ, बड़े। मैं आपको बताऊं कि ये इसी तरह का वाकया कि जब मुझे ऑस्ट्रेलिया का टूर था तो वो राइट से चिश्ती साहब का, चिश्ती साहब की फर्म पे रेडियो पाकिस्तान के लिए, तो उन्होंने चिश्ती साहब कहा कि यू विल सेंड राजा टू दी बीबी सीरीज, जो उसमें बड़े अक्षरों में बहुत ज्यादा बजट है, तो इसको एक्सपोजर मिलेगा। यानी ये ग्रेट से उमर कुरैशी साहब और इफ्तिखार अहमद साहब एटीट्यूड वाइज भी अपने जूनियर्स के साथ, नए आने वालों के साथ, जिसको समझते थे कि इसमें, वैसे वो आप जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि उमर कुरैशी साहब और इफ्तिखार अहमद साहब ये किसी से फालतू बात नहीं करते थे, लेकिन वन से नो कि किसी में पोटेंशियल है तो उसकी ये काफी सरपरस्ती करते थे। मैं तो बड़ा शुक्रगुजार हूँ दोनों का, और आपने भी ज़ाहिर बताया इससे उनकी ग्रेटनेस में, उनके कद में मजीद इजाफा हुआ। अब ये बताइए कि आप हिमसेल्फ भी कोई रोल मॉडल था इन कमेंट्री उर्दू में या अंग्रेजी में? मेरे उर्दू में तो जाहिर है मैं इन लोगों को सुनता था, जैसे हसन जलील थे, मुनीर हुसैन थे, उस जमाने के जो उर्दू में इदरीस साहब थे। जी जी। क्या आपने बुच्चा साहब के साथ भी, तारिक बुच्चा साहब से भी कमेंट्री की? जी मैं उनके साथ की, लाहौर में मेरा ख्याल है 1-2 मैचेस में की, और एक बड़ी शानदार। जी 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 जी। और व्हाट अबाउट बीए खान? बीए खान के साथ हमारे साथ इंडिया का, मैंने बताया ना, टूर 87 का जिसमें गए थे। अच्छा। ये टीवी के लिए गए थे, कमेंट्री के लिए। तो वो बड़े मजेदार आदमी थे, उनकी बड़ी बड़ी कहानियां हैं। वो होटल में ठहरे हुए थे तो उनके साथ एक्टिविटी हसन जलील और मैंने मिलके जो की थी, वो बड़े मजेदार आदमी थे। उनको शौक था गाने का, और अभी भी हयात है माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। उनकी एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी, वो टीवी के लिए गए थे 87, मुझे याद है। चलिए, तो लेकिन ठहरे हुए थे हम एक ही होटल में, और वहाँ बड़ी जबरदस्त हमने एंजॉय किया उसमें। मैं ये समझता हूँ, और आप भी ये समझते हैं, सब लोग जो कमेंट्री करते हैं वो, कि जब आप टूर करें तो एक पूरी किताब लिखी जाती थी, ऐसे ऐसे वाकयात होते हैं। अरे मैं करूँ तो मतलब ऐसी थी कहानियां और ऐसे ऐसे वाकये के आदमी, मैं अब भी याद करके बड़ा एंजॉय करता हूँ इन टूर्स में जो इस तरह की एक्टिविटीज हुई है। ये थे जनाब हमीद अख्तर। इनसे मुलाकात का दूसरा हिस्सा आइंदा प्रोग्राम में पेश किया जाएगा। नाज़रीन कराम, आप जानते हैं कि गोल्फ एक ख्वास का खेल है, लेकिन अब अच्छी बात यह है कि इसमें आम लोग, जो आपको रिच मैन नहीं कह सकते, वो भी इसको खेल रहे हैं और उनको भी इंसेंटिव दिए जा रहे हैं। लाहौर गैरडन में 42वीं पंजाब ओपन गोल्फ चैंपियनशिप शुरू हो चुकी है। आज जुमे का रोज इसका मेन राउंड है, वो शुरू होगा। इसकी तफसीलात हम जानते हैं और ये हमें बताएंगे ख्वाजा परवेज साहब, जो कि पाकिस्तान की कहना होगा कि बड़े कामयाब गोल्फ के मुंतज़िम हैं, आज खुद बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, बड़े सोशेबल हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर टेकिंग मी ऑनलाइन। देखिए, इसका जो टाइटल है ना, वो ये है कि ये 42nd पंजाब ओपन गोल्फ चैंपियनशिप है। ठीक है जी। और ये टूर्नामेंट जो है मैनेज कर रही है पंजाब गोल्फ एसोसिएशन। हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, मतलब इस पंजाब गोल्फ एसोसिएशन के लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल अजीज साहब, वो प्रेसिडेंट है हमारे, और जो सेक्रेटरी है पंजाब गोल्फ एसोसिएशन के, वो है अय्याज साहब। अय्याज साहब जो है वो बड़े, मतलब क्या नाम, प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजर भी हैं, और मतलब
गोल्फ से बड़ी देर से एसोसिएटेड है, मतलब ठीक। तो ये चैंपियनशिप जो है ना, बेसिकली ये जैसे मैंने कहा, ये ओपन गोल्फ चैंपियनशिप है। ओपन का मतलब है कि इसमें जो प्रोफेशनल गोल्फर्स है ना, हु प्ले फॉर मनी, जिनका ये लाइवलीहुड है, गोल्फ खेलना लाइवलीहुड है, वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और इसमें प्राइज मनी होती है। इसकी प्राइज मनी है 5 मिलियन रुपीज, ठीक है ना। अच्छा जी। और ये 5 मिलियन रुपीज जो है, ये जो मतलब है, इसके हकदार वो लोग होंगे जो कि इस चैंपियनशिप में टॉप 40 पोजीशन हासिल करें। इसका यूनिवर्सल टैरिफ होता है, एक तरीका होता है, क्या नाम के, जो प्राइज मनी का 17.5% है, वो जो फर्स्ट आता है वो ले लेता है, ठीक। एक वो मतलब एक वो चैंपियन कहलाता है, जो फर्स्ट आएगा। पंजाब का मतलब 2024 का वो चैंपियन कहलाएगा, टाइटल होल्डर कहलाएगा, ठीक है ना। और प्लस उसको प्राइज मनी भी मिलेगी। लेकिन इसमें साथ साथ मतलब जो है ना, लीडिंग एमेच्योर जो है जी, वो एक हमारी कैटेगरी है, क्या नाम, एमेच्योर कैटेगरी भी, हु प्ले फॉर दी मतलब फॉर ऑनर्स, यू नो, एंड फॉर बिकमिंग, यू नो, चैंपियंस ऑफ द फ्यूचर। बिल्कुल ठीक। तो आज से मतलब नेक्स्ट 3 days के 3 राउंड्स, ठीक है ना, के लिए मतलब जो है टॉप प्रोफेशनल्स है, 100 टॉप प्रोफेशनल्स हैं। खाजा साहब, ये फरमाइए कि इसमें कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, खवातीन के कौन से इवेंट्स हैं, क्या इसमें कोई एज ग्रुप भी है? इसमें जो कैटेगरीज है ना, एक जो मेन पैरामाउंट कैटेगरी है वो है प्रोफेशनल गोल्फर्स, ठीक है ना, हु प्ले फॉर मनी, नंबर 1। अच्छा जी। नंबर 2 कैटेगरी है सीनियर गोल्फ प्रोफेशनल्स, ठीक। ये सीनियर्स वो है जिनकी एज, जो पास्ट में चैंपियन रहे हुए हैं, लेकिन अब उनकी एज 50+ हो गई हुई है, ठीक है। फिर उसके अलावा फिर है जूनियर गोल्फ प्रोफेशनल्स। अच्छा जी। जूनियर्स वो हैं जो 21 years एंड बिलो से हैं, मतलब, ठीक है ना, और वो दे सीक टू बिकम चैंपियंस इन परहैप्स इन अ ईयर और 2। फिर एक कैटेगरी है सीनियर एमेच्योर्स की कैटेगरी है, फिर लेडीज की कैटेगरी है, और फिर एमेच्योर्स की कैटेगरी है, ठीक है जी। एमेच्योर्स भी वो है जो कि मतलब हैंडीकैप 9 एंड बिलो के प्लेयर्स हैं और बड़े अच्छे एमेच्योर प्लेयर्स हैं, लेकिन अभी चैंपियन नहीं बने, ठीक है ना। तो अब ये जो हमारे जो पहले 2 दिन थे ना, ये इवेंट है 5 दिन का, संडे को फाइनल डे होगा। अब इसमें जो इवेंट्स है ना, जैसे मैंने कहा कि सीनियर प्रोफेशनल्स है, फिर जूनियर प्रोफेशनल्स है, फिर क्या नाम सीनियर एमेच्योर्स है, और फिर लेडीज है। ये इवेंट्स पहले 2 दिन मुकम्मल हो गए थे। अब आखिरी 3 दिन जो है ना इस चैंपियनशिप के, वो होंगे प्रोफेशनल गोल्फर्स और एमेच्योर गोल्फर्स। प्रोफेशनल गोल्फर्स आर प्लेइंग फॉर मनी, एमेच्योर गोल्फर्स आर प्लेइंग फॉर ऑनर्स, ठीक हो गया। लाहौर गैरिसन ग्रीन गोल्फ कोर्स जो है ना, मतलब ये हमारा लाहौर का बड़ा जबरदस्त गोल्फ कोर्स है, जिसको बड़े मतलब अच्छे अंदाज से मेंटेन किया गया हुआ है, और मतलब ये बड़ा चैलेंजिंग गोल्फ कोर्स है। इट हैज ट्रीज, इट हैज फ्लावर्स, इट हैज वाना, इट हैज द बेस्ट एनवायरनमेंट इन लाहौर परहैप्स। ठीक हो गया। ये ओपन का मतलब है कि एवरीबॉडी, अगर कोई शख्स आया हुआ, ओपन का मतलब ये होता है कि जो लोग मतलब जो चैंपियंस है ना, जो पैसों के लिए खेलते हैं, यानी दे आर कॉल्ड प्रोफेशनल गोल्फर्स जी, ठीक है जी, हु प्ले फॉर मनी। आप समझते हैं कि जो एंथुसियाज्म है और जो साइज ऑफ पार्टिसिपेशन है या नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन है, दे हैव एक्सीडेड देन एज कंपेयर्ड टू लास्ट ईयर। हाँ, देखिए मतलब ये है कि जो ओपन गोल्फ चैंपियनशिप है ना, ये मतलब सिलेक्टिव इस सेंस में है कि इसमें सिर्फ टॉप 100 रैंक जो प्रोफेशनल गोल्फर्स है ना, वो खेल सकते हैं, ठीक। और जो टॉप 50 एमेच्योर गोल्फर्स है ना, सिर्फ वो इसमें एलिजिबल होते हैं खेलने के लिए, ठीक है ना। क्योंकि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइटल बेयरिंग चैंपियनशिप है ना। इसमें मतलब जो है, जो जीतेगा चैंपियनशिप वो पंजाब ओपन चैंपियन कहलाएगा 1 साल के लिए। बिल्कुल ठीक है। और जनाब ख्वाजा परवेज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने लाहौर गैरिसन में पंजाब ओपन गोल्फ चैंपियनशिप 2024 हो रही है, उसकी तफसीलात से आगाह किया। आपका भी थैंक यू फॉर रिमेनिंग इन टच, थैंक यू वेरी मच। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम स्पोर्ट्स मैगजीन का वक्त खत्म होता है। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर थे शाहरुख फखर,
जबकि स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्ट के मुंतज़िम आला हैं जनाब शाहिद अमीन। अब राजा सदर अली खान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।